वेलकम टू राहुल कुंडू लेक्चर्स। टुडे आवर टॉपिक इज लेवल्स ऑफ एनालिसिस। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाई डिड वर्ल्ड वॉर वन हैपन? तो 1914 की समर्स में एक सर्बियन नेशनलिस्ट ऑस्ट्रियन आर्चड्यूक की गोली मारकर हत्या करते हैं और कुछ ही समय के बाद पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट विश्व युद्ध में सम्मिलित हो जाता है। 17 मिलियन लोग मरते हैं, पूरे के पूरे एम्पायर कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पजल क्रिएट होती है। हिस्टोरियंस एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हु स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर वन। लेकिन वो उनकी एक्सप्लेनेशंस बहुत डिफरेंट होती है। कोई भी एक एक्सप्लेनेशन पे अडिग नहीं रहता क्योंकि वो डिफरेंट प्लेसेस पे देख रहे होते हैं। कोई लोग काइजर विलियम टू के इंडिविजुअल नेचर को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग स्टेट को ब्लेम करते हैं, जर्मन सोसाइटी को उसके मिलिटरिज्म और नेशनलिस्टिक नेचर को, कुछ लोग पूरे के पूरे सिस्टम ऑफ अलायंसेस को ब्लेम करते हैं कि जिसने लोकल क्राइसिस को ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी बना दिया। तीन एक्सप्लेनेशन, सेम वॉर और कंप्लीटली डिफरेंट आंसर्स। इसमें कौन सही, विच वन इज राइट? आज हम यही एक्सप्लोर करने की प्रयास करेंगे क्योंकि इस चीजों को कहां देखें एक्सप्लेनेशन के लिए ये देखना जरूरी है कि हम इंडिविजुअल पे देखें, स्टेट में देखें या सिस्टम में देखें। ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है बल्कि एक टूल है जो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल इवेंट्स को समझने में, एनालाइज करने में हेल्प करेगा। तो इंटरनेशनल इवेंट्स के एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमें दो स्कॉलर्स को बहुत जरूरी समझना है, केनेथ वॉल्ट्स और जे डेविड सिंगर। तो वॉल्ट्स के बारे में जानते हैं, जो कि एक वर्ल्ड वॉर टू और कोरियन वॉर के वेटरन रह चुके हैं। उन्होंने वॉर को अपने सामने से देखा है और उनको भी एक ही क्वेश्चन सताता है कि व्हाई डू वॉर्स हैपन। तो वॉल्ट्स इसको एक डिफरेंटली नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वेयर शुड वी इवन लुक फॉर आंसर्स अबाउट वॉर एंड पीस। वो अपनी किताब मैन, द स्टेट एंड द वॉर में आर्ग्यू करते हैं तीन इमेजेस के बारे में, थ्री इमेजेस ऑफ एक्सप्लेनेशन। पहली इमेज है ह्यूमन नेचर की वॉर इसीलिए होती है क्योंकि ह्यूमंस फ्लोड, एग्रेसिव और पावर सीकिंग होते हैं। सेकंड इमेज, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेट, वॉर इसीलिए होती हैं क्योंकि स्टेट्स कैसे हैं, वो डेमोक्रेटिक हैं, उनके आइडियोलॉजीज क्या है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है। थर्ड इमेज है इंटरनेशनल सिस्टम इटसेल्फ की वॉर इसीलिए होती है क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्गेनाइज है। तो वो कहते हैं कि द सेम इवेंट कैन हैव डिफरेंट causes depending on which image you are looking through। अब वोल्ट्स का जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ब्रिलियंट है बट इट वाज समवट फिलोसॉफिकल। तो अब आते हैं जे डेविड सिंगर, जो कि मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और वो आईआर को बड़ी साइंटिफिकली और मेजरेबल और क्वांटिफाइबल तरीके से समझना चाहते हैं। 1961 में सिंगर पब्लिश करते हैं अपना एक आर्टिकल जिसका नाम है लेवल ऑफ एनालिसिस प्रॉब्लम। वो करते हैं उसको पब्लिश वर्ल्ड पॉलिटिक्स जनरल में। अब यहाँ पे वर्ल्ड्स को फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क को वो एक मैथोडोलॉजिकल टूल की तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम और नेशन स्टेट, उनके दो लेवल्स बनते हैं इस चीज को समझने के लिए। अब सिंगर का जो की इनसाइट यहां पे है कि उनका कहना है कि लेवल ऑफ एनालिसिस में हमेशा ट्रेड ऑफ्स होते हैं। उनका मानना है कि अगर हम बिग पिक्चर को देखेंगे, तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशन को या इंटरनेशनल सिस्टम को देखेंगे, तो हम जो छोटे बिहेवियर्स हैं, छोटे इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, उनको सिर्फ एक इंटरचेंजेबल यूनिट्स मानना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ एक क्लोजअप में इंडिविजुअल स्टेट्स को देखेंगे कि चाइना से इंडिया को कंपेयर करेंगे या डेमोक्रेसीज को ऑटोक्रेसीज से कंपेयर करेंगे, तो हम एक रिस्क करते हैं, वी रिस्क लूजिंग फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज इटसेल्फ। सो यहाँ पे द लेवल यू चूज isn't just a preference, it shapes what you see and what remains hidden। दूसरी चीज यहां पे ये कहना चाहूंगा, सिंगर वेंट फर्दर। उन्होंने सिर्फ थ्योराइज नहीं किया, उन्होंने बिल्ट किया। क्या बिल्ट किया उन्होंने कोरिलेट्स ऑफ वॉर प्रोजेक्ट बनाया, जहां पे 1816 के बाद जितने भी युद्ध हुए उनका उन्होंने कैटलॉगिंग की, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश की ताकि वो अगली वॉर्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सके। और इसीलिए हम उन्होंने ये बताया कि लेवल ऑफ एनालिसिस को कैसे, इस प्रॉब्लम को हमें सीरियसली लेना चाहिए। तो अब हम थ्री लेवल फ्रेमवर्क को समझते हैं क्राइसिस के थ्रू। 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसकी एक्सप्लेनेशन तीन तरीके से दी जा सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सिस्टम लेवल पे। तो चलिए सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल समझते हैं। कैनेडीज चॉइस। जब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय की, जो कि सिर्फ 90 माइल्स अवे है फ्लोरिडा से, तो उनके जनरल्स ने एयर स्ट्राइक कर और या इन्वेजन की उनको सलाह दी। हालांकि कैनेडी ने रेजिस्ट किया और क्रुश्चेव को टाइम दिया कि आप उसको अनडिप्लॉय कर लें।
इससे दर्शाते हैं कि कैसे कैनेडी की पर्सनैलिटी मैटर करती है। अगर कोई और इंडिविजुअल लेवल प्रेसिडेंट होता जो कि मोर इंपल्सिव या मोर हॉकिश होता, तो कुछ इसी सेम क्राइसिस का कुछ और परिणाम भी हो सकता था। इस चीज को रॉबर्ट जर्विस, जो एक आयर के अलग स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी किताब परसेप्शन एंड मिसपरसेप्शन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा है कि कैसे लीडर्स एक दूसरे की जो फियर्स हैं या उनके इंटेंशंस हैं उनको मिसरीड कर जाते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनैलिटी, साइकोलॉजी और परसेप्शन मैटर करती है। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं सिर्फ स्टेट पे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखते हैं ऑफ द स्टेट। अब ग्राहम एलिसन, एक जो अलग थिंकर हैं आईआर के, वो कहते हैं कि जो अमेरिकन डिसीजन है वो सिर्फ कैनेडी की चॉइस से नहीं आई है, वो आई है एक लार्जली ब्यूरोक्रेटिक बार्गेनिंग से। अब आर्मी, नेवी या सीआईए का अलग अलग कल्चर हो सकता है काम करने का, तो इसी वजह से ही एक डिसीजन बनी गई कि कैसे नेवल ब्लॉकेड होगा, एयर स्ट्राइक्स होंगी। इसी चीज को वो ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स मॉडल कहते हैं, जहां पे वो कहते हैं कि रैशनल जो डिसीजंस हैं वो एक यूनिफाइड कल्चर का परिणाम नहीं है, बल्कि एक मैसी आउटकम्स है, जहां पे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट के, वो आपस में बार्गेनिंग करते हैं और तब जाके एक डिसीजन होती है। यही हुआ सोवियत साइड भी। क्रुश्चेव ने डिसीजन नहीं लिया, उनके जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टीज थी उन्होंने उनको शेप किया एक तरीके से। तो इस लेवल पे हम रिजीम टाइम मैटर करता है, इंस्टीट्यूशन मैटर करता है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मैटर करती है। अब थोड़ा सा और जूम आउट करके आप देखिए, आप भूल जाइए कि कैनेडी और क्रुश्चेव हैं, या भूल जाइए कि अमेरिकन डेमोक्रेसी है या सोवियत कम्युनिज्म है। आप समझेंगे कि 1962 में द वर्ल्ड इज बायोपोलर और दो सुपर पावर हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एनार्की है जहां पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। तो एक सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव से जब आप देखेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को, तो आप पाएंगे कि वो जो वॉर होनी थी वो इनएविटेबल है, क्योंकि यूएसए ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय किया था टर्की में, जो कि सोवियत बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। वही हुआ कि सोवियत ने भी क्यूबा में अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय की ताकि यूएस को एक कंपटीशन दे सके। तो एक क्राइसिस रिजोल्व हो गया, दैट इज मोर ऑफ अ स्ट्रक्चरल कंपटीशन कंटिन्यूएशन। एंड एनआरकी डजंट गो विद दैट। ना तो सिक्योरिटी डिलेमा खत्म हुआ, हालांकि लीडर्स चेंज होने से सिस्टम एंड्योर करता है। तो हम यहां समझते हैं कि सिस्टम मैटर करता है, स्ट्रक्चर मैटर करता है, पोलैरिटी मैटर करती है और एनआरकी मैटर करती है। तो चलिए इस 3 लेवल फ्रेमवर्क को इंडियन एग्जाम्पल से समझते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1998। अब ये इवेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। 11 मई 1998 को पोखरण में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, जिससे वर्ल्ड शॉक हुआ और सैंक्शंस भी फॉलो अप किए गए। लेकिन सबसे मेजर क्वेश्चन था कि व्हाई इंडिया डू इट। तो इसके 3 आंसर हो सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सिस्टम लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे हम समझ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक सपना था कि वो इंडिया को एक मेजर पावर बनाए, और जो वो जिस पार्टी से आते थे वो भी चाहती थी कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए। तो एक टाइमिंग और फ्रेमिंग की एक बहुत ही बेस्ट टाइम बना कि न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया जाए। दूसरा, अगर हम इसको जूम आउट करके देखें तो स्टेट लेवल पे देखेंगे। स्टेट लेवल में आप जानते हैं कि एज अ बीजेपी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी न्यूक्लियर वेपन्स को एडवोकेट किया गया, एम्फसाइज किया गया नेशनल स्ट्रेंथ और सेल्फ रिलायंस को। इसके साथ साथ जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि डीआरडीओ और बार्क, उनका भी एक तरीके से इंटरेस्ट था। देयर वर आल्सो ईगरली वेटिंग टू शोकेस द टेक्नोलॉजी। तो एक तरीके से पॉलिटिकल विल अलाइन की ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट के साथ। तीसरा है सिस्टमिक लेवल। आप जैसे कि जानते थे उस समय चाइना ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है उनके पास, पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ देयर ओन। एक दूसरा इंडिया एनपीटी विच वाज अ न्यूक्लियर क्लब, जो दूसरों को न्यूक्लियर क्लब में आने से रोकते थे। तो इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो इट वाज अ सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी दैट वी हैड टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। So the same event, Pokhran 2, can be explained by Vajpayee's leadership, BJP's ideology और systematic pressures. Probably all three. तो आज की क्लास के 3 मेजर टेकअवेज हैं। केनेथ वोल्ट्स gave us 3 images, individual, state and system, as the levels where causes of war can be found. His 1959 book, Man, the State and War, remains foundational. Second, J. David Singer
refined this into methodological tool. His 1961 article that each levels have different trade-offs, comprehensiveness versus detail. His correlates of war project tried to measure these factors scientifically. Third, the levels you choose shapes what you see. The Cuban Missile Crisis, India's nuclear test, any event can be analyzed differently depending on where you look. The best analysis consider multiple levels. Thank you for watching. Please subscribe and share. See you in the next one.